चलिए साउंड चेक करें। चलिए साउंड चेक करें। क्लियर। चलो आज तो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है, वो स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर 10, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन। इस लेवल पे तो इम्पोर्टेंट है ही। अगले लेवल पे आप जब जाओगे, जाओगे तो सही ऑब्वियसली, तो तो अगले लेवल पे जब जाओगे ना, तो ये आपका टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज पूरा सब्जेक्ट है इसके ऊपर। और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, वैल्यूएशन एक सब्जेक्ट है, तो उसमें मेजर पार्ट अराउंड 40 मार्क्स का पूरा टॉपिक इसी चैप्टर के बेसिस पे है। और ये चैप्टर आपको तभी भी वापस पूरा पढ़ाऊंगा सबसेक्शंस के साथ और डायरेक्ट की लैंग्वेज के साथ वैसा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है वो समझते हैं। कंपनी लॉ में जो टॉपिक्स है, जैसे अपन चैप्टर्स की बात करते हैं, अलग अलग 29 चैप्टर्स है, तो उसमें से है चैप्टर नंबर 15। इसका जो ब्लॉक है दैट रेंजेस फ्रॉम सेक्शन नंबर 230 टू 240, ये पूरा टॉपिक है। इसमें बात हो रही है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन। आपने टर्म तो सुना होगा, मर्जर अमालगमेशन, है ना? तो उस पर कहीं ना कहीं बात हुई होगी। तो कंपनी लॉ में इस चीज को लेके क्या प्रोविजंस है वो बता रहे हैं मर्जर अमालगमेशन को लेके। और काफी डेप्थ में बात की है, और अपना जो कंटेंट है यहाँ पे वो बैरक की लैंग्वेज में ही है। तो एक एक पॉइंट अपने डिटेल में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पे पहले चलते हैं, समझते हैं हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, फिर बुक की लैंग्वेज पे आएंगे। दो टर्म्स यूज किए, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमालगमेशन उसके साथ चल रहा है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब देखो, दो कंपनीज का मर्जर होता है, अमालगमेशन होता है, फिर एक्विजिशंस होते हैं, टेक ओवर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के टर्म्स ये लोग यूज करते हैं। एक कंपनी में से डीमर्जर भी होता है, स्प्लिट ऑफ हो जाता है, दो पार्ट्स में कंपनी डिवाइड हो जाती है, ये सारी चीजें होती है। तो इसका अपना अलग अलग प्रोसेस है और इसके रीजन है। अब मर्जर अमालगमेशन एक्विजिशन में इन जनरल बात करें तो क्या हो रहा है, दो एंटिटीज मिक्स होके एक नई एंटिटी बन जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी कौन सी कंपनी लूज करती है उस पर डिपेंड करता है। ए प्लस बी इक्वल टू सी हो सकता है, ए प्लस बी इक्वल टू ए हो सकता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी हो सकता है। ये कैसे होगा ये? तो भाई दोनों कंपनीज अगर अपनी आइडेंटिटी लूज करके एक तीसरी ही एंटिटी बना ले, तो फिर वो भी एक ऑप्शन है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मर्जर अमालगमेशन, कि भाई ए प्लस बी इक्वल टू सी हो गई। तो अब ना ए लिमिटेड बची ना बी लिमिटेड बची, दोनों ने अपने अपने रिसोर्सेज को मर्ज करके एक नए नाम से कंपनी बना ली, सी लिमिटेड। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है। दूसरा ये होगा कि मैं आपकी कंपनी अक्वायर कर लूं और आपकी कंपनी मेरी कंपनी मर्ज हो जाए, तो आपका ब्रांड एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो नाउ देर इज ए प्लस बी इक्वल टू ए, सारे रिसोर्सेज आपके मेरे, लेकिन आपकी आइडेंटिटी खत्म। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी, मतलब दोनों में से कोई एक एंटिटी अपनी आइडेंटिटी या तो लूज कर ले, या दोनों अपनी आइडेंटिटी लूज कर ले। एक और ऑप्शन भी है, आइडेंटिटी लूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनरशिप का स्टेक दे दो। तो मैंने आपकी कंपनी में स्टेक परचेज कर लिया, आपकी कंपनी उसी नाम से चलती रहेगी जिस नाम से चल रही। आइडेंटिटी लूज करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनरशिप हमारे हाथ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल है आपका रॉयल एनफील्ड, जो बाइक का ब्रांड है। अब रॉयल एनफील्ड कंपनी अपनी जगह चल रही थी, एक और कंपनी है आइशर मोटर्स, जिनके हैवी ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स आते हैं। आइशर करके आपने ट्रक के आगे लिखा हुआ देखा भी होगा, EICHER, आइशर स्पेलिंग है। किस पे? नहीं नहीं नहीं, अलग कंपनी, टाटा प्रोडक्ट में। टाटा के ट्रक्स अलग है, आइशर के ट्रक्स अलग है। तो आइशर मोटर्स, अशोक लेलैंड अलग कंपनी है, तो उसके भी हैवी व्हीकल्स आते हैं, बट दीज आर डिफरेंट कंपनीज। ये सब एक ही इंडस्ट्री में है, बट ब्रांड्स अलग अलग है। आइशर मोटर्स जो है वो कंपनी हैवी ट्रक्स में इतने साल से अपना बिजनेस कर रही है और अच्छा नाम है। उन्होंने क्या किया, रॉयल एनफील्ड कंपनी परचेज कर ली, उसमें मेजर स्टेक ले लिया। नाउ रॉयल एनफील्ड ब्रांड एंड द कंपनी बिलोंग्स टू आइशर मोटर्स, लेकिन उन्होंने रॉयल एनफील्ड का नाम चेंज नहीं किया। अब बुलेट की जो बाइक आती है, रॉयल एनफील्ड के जो बुलेट वाले मॉडल आते हैं, उस पे बैजिंग अभी भी रॉयल एनफील्ड का ही है। अच्छा, 90% लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि रॉयल एनफील्ड कंपनी नाउ बिलोंग्स टू आइशर मोटर्स। अच्छा, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। तो हमने आइडेंटिटी उनकी खत्म नहीं की, रॉयल एनफील्ड का तो अपना ब्रांड वैल्यू है, बुलेट की बाइक्स का ब्रांड है। अगर आप उसको आइशर मोटर का टैग लगा दोगे तो बिकनी बंद हो जाएगी, क्योंकि सबके माइंड में वो परसेप्शन है रॉयल एनफील्ड बुलेट ब्रिटिशर्स के टाइम से चली आ रही कंपनी है, वैसा है। तो उनका माइंडसेट चेंज नहीं करना अपने को।
अपने को सिर्फ उस कंपनी में हिस्सा चाहिए, ओनरशिप चाहिए। तो ये भी एक तरीका हो गया मर्जर अमाल्गमेशन, एक्विजिशन, टेक ओवर का। टेक ओवर मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी का स्टेक अक्वायर कर लेती है। ये बहुत बार फ्रेंडली होता है, बहुत बार हॉस्टाइल होता है। फ्रेंडली मतलब आप खुद रेडी हो अपने शेयर्स मुझे देने के लिए, तो आपकी मर्जी से मैंने आपकी कंपनी के मेजोरिटी शेयर खरीद लिया, आपको पैसा दे दिया और अब कंट्रोल मेरे हाथ में। एक होता है आपकी मर्जी के खिलाफ, बाहर से जुगाड़ कर करके मैंने जिन जिन के पास थोड़े थोड़े शेयर पड़े थे ना, सबको अच्छे पैसे दे दे के धीरे धीरे शेयर अक्वायर कर लिए। अब मेरे पास टोटल कंट्रोल 50% से ऊपर आ चुका है, अब कंपनी मेरी है। तो आप नहीं चाहते थे फिर भी ये हो गया। दैट इज कॉल्ड होस्टाइल टेक ओवर। सिर्फ जनरली बता रहा हूँ। तो फ्रेंडली टेक ओवर होते हैं, होस्टाइल टेक ओवर होते हैं। एक्विजिशन बोला जाता है, अक्वायर कर लेना, कंपनी खरीद लेना। एक होता है कि भाई कोलैबोरेशन कर लेना, मर्ज करके, ये जियो हॉटस्टार, ठीक है, तो दोनों का ब्रांड यूज कर लिया। जियो सिनेमा का अपना ब्रांड है, डिज्नी हॉटस्टार का अपना ब्रांड था, तो हॉटस्टार वाले को परचेज कर लिया। अब जियो ने क्या किया, उसका नाम जियो हॉटस्टार रख दिया, बिकॉज हॉटस्टार की भी एक ब्रांड वैल्यू है, तो वो उसका यूज करना चाहता है। वोडाफोन आइडिया वीआई कर दिया, इस टाइप की चीजें होती है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। पहले जनरली बात करेंगे, फिर स्पेसिफिक सेक्शन वाइज बात करेंगे कि एक्विजिशन कैसे होते हैं, टेक ओवर कैसे होता है, प्रोसीजर क्या फॉलो होता है, ऑफर्स कैसे दिए जाते हैं एक दूसरे को, ये सब कुछ डिटेल में आएगा। अब इंट्रोडक्शन में जो दो टर्म यूज हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के कुछ तरीके हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ओनरशिप स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करना। अपन ने एफएम में भी तो पढ़ा, कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस। तो इक्विटी किसके पास कितनी होगी, डेट बढ़ा देंगे, डेट कम कर देंगे, और इक्विटी रेज करके डेट पे ऑफ कर देंगे। तो ये सब जो तरीके होते हैं ना, इनको बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चर में चेंजेस करना, वैसा है। तो उसी के तरीके हैं। अच्छा, इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की उसको भी थोड़ा बीच बीच में मैं कवर अप कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक बिजनेस स्ट्रेटेजी। इनऑर्गेनिक का मतलब जो नेचुरली अपने आप नहीं हो रहा है, आप एफर्ट करके जुगाड़ लगा के सेटिंग कर रहे हो, वैसा है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है, बहुत बार कंपनी में जो हिस्सा होता है ना, मजबूरी में बेचना पड़ता है। मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, डूब रही है, अगर मैं ऐसे अकेले चलाता रहूंगा तो एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड सर्वाइव करे और मेरी कंपनी चलती रहे, तो मुझे ना किसी को एज अ पार्टनर ऑन बोर्ड लेके आना पड़ेगा। मेरी इच्छा नहीं है, बट चॉइस नहीं है। तो मैंने आपसे बात की, आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हो, ये शार्क टैंक वाले एंजल इन्वेस्टर हो, तो आपने बोला भी दे दो 10% शेयर, मैं कंपनी में इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ, बट इतना हिस्सा चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंपनी की मजबूरी आ गई है, तो मुझे मेरी ओनरशिप में से एक हिस्सा आपको देना पड़ रहा है, ताकि आपको मैं ऑन बोर्ड इन्वाइट करके आपके रिसोर्सेज का यूज करके कंपनी को बचा सकूं। तो ये डिसीजन मन से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ रहा है। तो ऐसे डिसीजन को हम बोलते हैं काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, बहुत बार लीगली भी होता है, कोर्ट में केस हो गया, कुछ हमने डिफॉल्ट कर दिया, जैसे बैंक का पैसा लिया था, रीपे नहीं कर पाए, तो उसके बदले हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, ऐसे भी होते हैं। डेट रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो स्टेक सेल करना पड़ेगा, तो मजबूरी में हो रहा है। तो दैट काइंड ऑफ अ ट्रांजेक्शन विच इज डन अगेंस्ट आर विल, बट इट इज अ नेसेसिटी, ऑप्शन नहीं है, नो चॉइस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्रोमाइज। और कॉम्प्रोमाइज वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग भी यही होता है। तो इन जनरल अपने समझे तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब वही है कि हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं इनऑर्गेनिकली, सामने से जाके सेटअप करके, बट हमारी मर्जी नहीं है, बट एक मजबूरी है कि ये करना पड़ रहा है। तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। अब होस्टाइल टेक ओवर उसी में आ जाएगा। कंपनी बैड डेट में जा रही है, तो उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, तो ये सब ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने वर्ड यूज किया, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट आप मजबूरी में नहीं कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज में भी यही हो रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, अरेंजमेंट में भी रिस्ट्रक्चरिंग ही हो रहा है। लेकिन अरेंजमेंट इज डन विलफुली, मर्जी से, कि मैं चाहता हूं कि हम ऐसा करें, मैं लॉस में नहीं हूँ, लेकिन और अच्छी ग्रोथ करनी है ना, तो एक अच्छे पार्टनर को लेके आना पड़ेगा। जैसे शार्क टैंक में कितनी बार पिच करने आते हैं, तो जब नंबर्स बताते हैं, तो खुद ही वो लोग बोलते हैं जो शार्क टैंक में बैठे हैं, बोले आपको क्या जरूरत है फंडिंग की, आपके पास पैसा है, यू आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी, और आप चाहो तो बैंक से लोन ले सकते हो, आप इक्विटी देने क्यों आ गए। तो बोले सर मेरी कोई मजबूरी नहीं इक्विटी देने की, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, बट आप लोगों का जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है, अगर वो कंपनी में जुड़ेगा तो हम और स्केल अप कर पाएंगे। तो अगर मैं अपनी इक्विटी का एक हिस्सा दे भी देता हूँ, बट कंपनी का जो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मेरी जो छोटी सी इक्विटी है ना, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आज अगर कंपनी मेरे पास 40% हिस्सा है, मैं आपको 10% दे रहा हूँ, तो मेरा 30 बचेगा। बट जब कंपनी की वैल्यू ही 100 की 200 हो जाएगी, तो 30% की भी तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो मैं परसेंटेज में नहीं जा रहा हूँ, मैं वॉल्यूम में जा रहा हूँ। तो आपको ऑन बोर्ड लाना मेरी मर्जी इसलिए है, बिकॉज आपके आने से कंपनी का फायदा होगा, और हम लॉस में नहीं है, मजबूरी में नहीं कर रहे, ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो माइंडसेट का फर्क है, कॉम्प्रोमाइज में यार मजबूरी है, नुकसान में जाएंगे, ऐसे ही चलता रहा तो बंद हो जाएंगे। कितनी बार ऐसे पिच करने भी आते हैं जिनके पैसे खत्म हो रहे होते हैं, बोले कितना फंड बचा है आपके पास, जैसे 3 महीने और चले उतने पैसे बचे। अब ऐसे स्टार्टअप वाला तो फंसा हुआ है। अब जब उनको ये समझ में आ जाती है ना कि ये मजबूरी में आया है,
तो डील में भी फिर वो लोग नेगोशिएशन में खींच लेते हैं उसको कि इतने तो पैसे लगेंगे ही, इतना ही दूंगा, इतना शेयर चाहिए तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा, बिकॉज दे नो इसकी मजबूरी है। यहाँ से खाली हाथ जाएगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो मान ही जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिट वाले नंबर लेके आता है ना, बोले इससे ऊपर इक्विटी नहीं देनी है, वो 0.25% के लिए भी लड़ता रहेगा, नहीं दूंगा। और फिर उनको मानना पड़ता है कि प्रॉफिटेबल है तो हमारा भी लालच है। तो बार्गेनिंग उस बेसिस पे होती है कि आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, वही मेजर डिफरेंस आ जाता है बिटवीन कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। वैसी बात यहाँ पे हो रही है। चलो अब थोड़ा लैंग्वेज भी देखते हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 15, इसके सेक्शन है 230 से लेकर 240, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन। कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं वो देखो। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट पे अपन ने बात की, मर्जर अमालगमेशन पे बात करेंगे। डेट रिस्ट्रक्चरिंग, डेट बहुत बढ़ जाता है बहुत बार, तो क्या ना ब्याज का चक्कर सिर पे पड़ जाता है। तो एक पॉइंट पे जब अच्छा मार्केट चल रहा है ना, जब इकोनॉमी भाग रही है, रिसेशन नहीं है, आ रहा है पैसा भर भर के आ रहा है, पैसा उठाओ, ब्याज पे लगाओ, कमाओ, उसमें से ब्याज भरते जाओ, एक पॉइंट पे डेट भी चुका देंगे। बट अगर ये सब होने से पहले मार्केट में क्राइसिस आ गए तो फंस जाते हैं। अब यार ब्याज तो फिक्स हो गया है, कमाई कम होती जा रही है, तो पेमेंट कैसे करेंगे। तो बहुत बार कंपनीज ना एक पॉइंट पे आ जाती है, देन व्हेन दे थिंक यार डेट ज्यादा हो गया, एक काम करते हैं, अपने लिए कोई इतना बड़ा ट्रबल नहीं है, गुडविल अच्छी, बिजनेस सही है, थोड़ा इक्विटी मार्केट में चले जाते हैं, शेयर्स बेच के पैसा उठाते हैं। उन पैसों से क्या करेंगे, डेट चुका देंगे। डेट चुकाएंगे ना, अपने आप इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो जाएगी। तो इन्वेस्टर्स को पिच कर देना, हमें बोल सकते हैं कि आपके पैसों से हम डेट भरेंगे। इन्वेस्टर बोलेगा बेवकूफ समझ रखा है मेरे को, तुम्हारा उधार भरने के लिए मेरे पैसे लोगे। अरे भाई आप इन्वेस्टर बनोगे, कंपनी में आपको हिस्सा मिलेगा, आपके पैसों से जो बैंक का लोन चुकाएंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। तो जो अभी प्रॉफिट दिख रहा है ना आपको, वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। फिर उनको लगेगा हाँ बात देखो, कंपनी प्रॉफिटेबल तो है लेकिन मार्जिन श्रिंक हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ओवर डेट। तो अगर डेट ही खत्म हो जाए तो इंटरेस्ट का पैसा तो जेब में है, तो वैल्यूएशन भी तो बढ़ जाएगी। तो बहुत बार वो चीज प्रॉफिटेबल दिखती भी है वैसा। तो उस वजह से डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी हम ये प्रोसीजर्स का यूज कर सकते हैं। ये एक और पॉइंट हो गया। डीमर्जर, दो कंपनी अलग कर दो। आईटीसी में बात चल रही है स्प्लिट ऑफ करने की, ठीक है। आईटीसी का बिजनेस कंबाइंड बिजनेस है। आईटीसी कंपनी के जो शेयर्स लिस्टेड है उसमें टोबैको बिजनेस भी होता है, होटल बिजनेस भी होता है, स्टेशनरी का बिजनेस भी होता है, फूड आइटम्स का बिजनेस भी होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ना इन्वेस्टर्स कंफ्यूज रहते हैं, यार मेरे को टोबैको में इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन आईटीसी का शेयर खरीद रहा हूँ तो टोबैको बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है। अब आईटीसी सोच रही है कि आईटीसी होटल्स का बिजनेस अलग कर देते हैं, आईटीसी फूड्स अलग कर देते हैं, आईटीसी टोबैको अलग कर देते हैं। तो एटलीस्ट टोबैको में चलो जिनको इन्वेस्ट करना है करे, लेकिन बाकी बिजनेसेस की तो वैल्यू बढ़ेगी। तो इस टाइप के डीमर्जर्स भी हो सकते हैं वैसा। फास्ट ट्रैक मर्जर, छोटी छोटी कंपनी है ना, फटाफट प्रोसीजर खत्म करो। स्मॉल कंपनीज में इतना पेपर वर्क करके क्या मतलब है, जिनकी कैपिटल ही हार्डली कुछ लैक्स में होती है। तो उनके लिए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर भी बनाया गया। क्रॉस बॉर्डर, इंटरनेशनल, एक कंट्री में एक कंपनी है दूसरी जगह है, वैसे मर्जर्स भी होते हैं। टेक ओवर्स, उसकी बात अपन ने की। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो बैंक्स का जो मैंने आपको बोला नेशनलाइज बैंक्स, ठीक है, तो दैट इज अमालगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये सब पॉइंट्स है। आगे देखो, कॉम्प्रोमाइज इन अरेंजमेंट और फॉर्म ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग विच इज एन इनऑर्गेनिक बिजनेस स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि जो इन ड्यू कोर्स अपने आप चीजें होती जा रही, इनऑर्गेनिक में आप स्पेसिफिकली स्टेप्स ले रहे हो उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये इनऑर्गेनिक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। ये हम जुगाड़ लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कैसे कंपनी को रिस्ट्रक्चर करें। आगे आएगा ऑर्गेनिक वर्सेज इनऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा। where one or more of the aspects of the business are redesigned to improve commercial efficiency, manage competition, drive faster pace for growth, effective utilization of resources, stakeholders' expectation, etc. ये सब points रहेंगे. Okay. It serves different purpose for different companies at different point of time and may take up various forms. ये compromise arrangement, restructuring के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. हर किसी का ये करने का अपना पर्पस हो सकता है, तो वो वेरिएशन आने वाला है. Compromise is an amicable agreement between the parties in which they make mutual concessions in order to solve the differences between them. Compromise disputes के केस में भी होता है, डिस्प्यूट सॉर्ट करने के लिए चलो सेटलमेंट कैसे करें, आप हमारी कंपनी में कुछ स्टेक खरीद लो और क्या स्टेक ले लो, और जो भी अपना नुकसान हुआ है एक दूसरे का वो सेटल करते हैं। तो दैट इज एन अग्रीमेंट, ये भी डिफरेंसेस को खत्म करना है। अरेंजमेंट में ऐसा है कि आप शेयर कैपिटल में रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, लेकिन दैट इज नॉट अंडर अ कंपल्शन और अ बर्डन, ये वॉल्यूंटरी है, कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है, अपनी मर्जी से। बोला कंपनीज एक्ट में कॉम्प्रोमाइज वर्ड को इन्होंने कहीं डिफाइन नहीं किया, बट बोला है कि इन जनरल मीनिंग जो होता है ना, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। कि चलो झगड़ा छोड़ो यार, बैठ के बात करते खत्म करते, डिफरेंसेस है सॉर्ट आउट करते हैं, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज वर्ड तभी आएगा जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, अब वो बातों को रिपीट करते हैं।
Following are the situations under which a company may call for a scheme of compromise. If a company faces challenge to pay all the creditors in full in normal course of business, देखो वही होगा ना, फाइनेंशियली फंसे हुए हैं तो कोई चारा नहीं बचा है, तो तभी कॉम्प्रोमाइज की बात आती है, ये अंडरस्टूड सी बात है। अरेंजमेंट जो वर्ड है ना, बोला उसको डिफाइन किया है इन्होंने, और बोला कि कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा बड़ा वर्ड है। अरेंजमेंट हैज वाइडर इम्प्लीकेशंस, इसमें बहुत सारी सिचुएशंस कवर होंगी एज कंपेयर टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज मतलब वो डिस्प्यूट, लेकिन अरेंजमेंट जनरल वर्ड है। अरेंजमेंट का ही एक टाइप हो सकता है कॉम्प्रोमाइज में, इस पर डिटेल में बात करता हूँ, लैंग्वेज भी देख लो। अरेंजमेंट मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स विदाउट एक्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। कंपनी में ऑप्ट फॉर स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट टू टेक इट सेल्फ आउट फ्रॉम द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स, इस पे आगे बात करूंगा। वाइंडिंग अप ना करने का एक तरीका अरेंजमेंट मर्जर अमालगमेशन हो सकता है। कंपनी बंद करो, इससे अच्छा बेच दो, बात समझ आ रही? बंद करने का पेपर वर्क बढ़ जाएगा, वाइंडिंग अप में लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा, लिक्विडेटर अपॉइंट करो, असेट बेचो, लायबिलिटी चुकाओ, अरे खत्म करो, बायर ढूंढो कि भाई तू लेके जा मेरी कंपनी रेडीमेड, तेरे साथ पेपर वर्क करने में एक बार की मेहनत है, असेट भी तेरी लायबिलिटी भी तेरी, देख लेना बाद में क्या करना, मुझे पैसे दे दे नेट अमाउंट, मैं जा रहा हूँ। तो ये लिक्विडेशन के चक्कर में पड़ना नहीं है, वाइंडिंग अप के चक्कर में नहीं पड़ना है, इससे बेटर है कंपनी किसी को बेच देते हैं। तो वाइंडिंग अप का लंबा प्रोसीजर, उससे बचने का एक शॉर्टकट तरीका है मर्जर अमालगमेशन या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ से बात हो रही है आगे सेक्शंस की, जो स्पेसिफिक स्टोरी स्टार्ट होगी। सेक्शन नंबर 230 सबसे पहला टॉपिक है, और जैसे जैसे प्रोसीजर पढ़ेंगे यहाँ मैं लैंग्वेज वाइज जाऊंगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आए, और एंड ऑफ द सेक्शन जब पहुंचोगे ना तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी आती जाएगी। सबसे पहला जो सेक्शन है 230 सबसेक्शन 1, बोला कॉम्प्रोमाइज, पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद द मेंबर्स और क्रिएटर्स। सबसे पहले ट्रिब्यूनल बीच में आता है, ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर मीटिंग ऑफ मेंबर्स और क्रिएटर्स। देखो इतना बड़ा डिसीजन लेना है, मर्जर अमालगमेशन, कॉम्प्रोमाइज, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, स्टेक सेलिंग, एक्विजिशन, तो आपको नहीं लगता कि कंपनी के स्टेक होल्डर्स को पहले इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए? जो कंपनी का मालिक है, जिनका कंपनी में पैसा लगा हुआ है, स्टेक होल्डर्स है, उनको तो पहले पूछो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनके कॉल के बिना मैनेजमेंट डायरेक्ट ऐसे डिसीजन ले नहीं सकता, तो उसका प्रोसीजर है। सबसे पहले सबसेक्शन 1 में ऐसा बोला कि जब भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट प्रपोज किया जाएगा तो मीटिंग अरेंज की जाएगी बिटवीन द कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स, या फिर बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। तो क्रेडिटर्स और मेंबर्स के साथ मीटिंग अरेंज करेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट उनको प्रेजेंटेशन देगा, और ये मीटिंग बुलाने के लिए अथॉरिटी कौन देता है या अप्रूवल कौन देता है? ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी अनाउंस करते हैं कि मीटिंग कर लो, बट एनसीएलटी को बोलता कौन है मीटिंग करवाने को? कोई तो होगा जो एप्लीकेशन करेगा कि सर मीटिंग होनी चाहिए। तो ट्रिब्यूनल के पास, एनसीएलटी के पास कंपनी खुद जा सकती है, क्रेडिटर्स जा सकते हैं, मेंबर्स जा सकते हैं, और अगर कंपनी फाइनेंशियली ट्रबल में है, आईबीसी के प्रोसीजर लग चुके हैं, तो लिक्विडेटर भी जा सकता है। तो इन चारों में से कोई भी जाके ना ट्रिब्यूनल को बोलेगा कि सर टाइम आ गया है फॉर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, तो आप एक मीटिंग बुला लो। आप बुलाओगे तो सब आ भी जाएंगे। तो ट्रिब्यूनल के पास ये रिक्वेस्ट जाती है टू कंडक्ट अ मीटिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में या तो क्रेडिटर्स हो सकते हैं या मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है? तो एक मीटिंग अरेंज करने की बात चल रही है। For the purpose of this subsection, the arrangement includes a reorganization of the company's share capital by consolidation of shares or different classes or by division। वो तो हो ही सकता है, शेयर्स को स्प्लिट अप कर दो, शेयर्स को मर्ज कर दो, ये सब चीजें इसमें होती है, कोई नई बात नहीं है। सबसेक्शन 2 में आगे क्या बोला? एफिडेविट by the applicant to disclose certain material facts। Okay, it states that the company or any other person by whom application is made shall disclose to the tribunal। आप ट्रिब्यूनल के पास गए एज अ कंपनी और एज अ अदर पर्सन जिनके नाम ऊपर थे कि सर एक मीटिंग अरेंज कर दो, तो ट्रिब्यूनल बोलेगी पहले थोड़ा डिटेल तो बताओ, क्या स्कीम लेके आए हो, क्या सोचा है, किस चीज की मीटिंग बुलानी है, उसमें क्या डिस्कशन होने वाला है, हमें तो अपडेट करो, तो समझ में आए ना कि मीटिंग अलाउ करनी है कि नहीं करनी। तो ट्रिब्यूनल आपसे डिटेल्स मांगेगा, और एज अ मैनेजमेंट और एज एन एप्लीकेंट आपको एफिडेविट के फॉर्म में डिटेल देनी पड़ेगी। अब एफिडेविट का मतलब स्टैम्प पेपर पे लिख के देना पड़ेगा, तो झूठ नहीं बोल सकते। कोर्ट का स्टैम्प पेपर उस पर लिख के दे रहे हो और बाद में पता चला सब झूठ बोल के मीटिंग करा ली, तो सीधा जेल जाओगे। तो इसलिए जो भी एप्लीकेंट है, चाहे वो कंपनी हो, मेंबर हो, क्रेडिटर हो या लिक्विडेटर हो, अगर वो ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लेके जाता है कि सर मीटिंग अरेंज करो, ट्रिब्यूनल बोलेगा जो भी डिटेल्स है ना, रिक्वायर्ड डिटेल्स स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो, हम देख लेते हैं एफिडेविट के फॉर्म में। तो नेसेसरी कंप्लायंस हो गया, ठीक है। मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंपनी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफ एनी इंक्लूडेड, जो कुछ भी है अबाउट द स्कीम आपको बताना पड़ेगा। कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम है क्या? consented to by not less than 75% of the secured creditors in value।
मतलब अगर डेट में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करना है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले परमिशन ली या नहीं ली वो बताना पड़ेगा। और कम से कम 3/4 इन वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स जो होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इस चीज के लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दो वैसा। ठीक है। इसमें सब गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, वैल्यूएशन ठीक से करनी पड़ेगी, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, सबका इंटरेस्ट सेफ गार्ड करना पड़ेगा। ये सब बेसिक बातें इसमें सब पॉइंट्स में बोली। आगे बढ़ रहे हैं सबसेक्शन 3 पे। नोटिस ऑफ द मीटिंग। व्हेन अ मीटिंग इज प्रपोज्ड टू बी कॉल्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 1, नोटिस शैल बी सेंट। अब यार ट्रिब्यूनल ने हाँ बोल दी, चलो ठीक है मीटिंग कर लो, तो अब मीटिंग का नोटिस तो भेजना पड़ेगा। नोटिस में सब डिटेल्स तो बतानी पड़ेगी, मीटिंग क्यों कर रहे हैं, उसका एजेंडा क्या है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स क्या है। तो वो स्टेप पे आ चुके हैं, तो सिक्वेंशियली चल रहा है। पहले कुछ एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल के पास गए स्कीम लेके कि भाई मीटिंग करवा दो, बात करनी है, प्रपोजल है। बोला ठीक है डिटेल दे दो, अब मीटिंग के लिए अरेंजमेंट करते हैं। ट्रिब्यूनल ने डॉक्यूमेंट देखे, बोला ठीक है मीटिंग कर लो। अब मीटिंग बुलाने की बात हुई तो क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे ताकि सब मीटिंग के लिए आ सके। तो क्रोनोलॉजी में चल रहा है, इसलिए आपको स्टोरी ऐड होती जाएगी पॉइंट टू पॉइंट। सारे क्रेडिटर्स, मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स जो भी हैं इंडिविजुअली उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आप नोटिस भेज दो, और नोटिस में सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दो जो नेसेसरी है। स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्रेडिटर्स, केएमपी, डिबेंचर होल्डर्स, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस स्कीम का, वो इसके अंदर आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सब डिटेल देनी पड़ेगी ताकि जो लोग वोट करने मीटिंग में आएंगे उनको पता होना चाहिए अबाउट द स्कीम, ताकि वो डिसीजन ले सके कि हमें फेवर में वोट करना है स्कीम के या अगेंस्ट में। ये वैसी स्टोरी। ठीक है। नोटिस ऑफ द मीटिंग pursuant to the order of tribunal shall be sent in form CAA2, compromise and arrangement, CAA। तो ये फॉर्मेट है जिसमें सबको नोटिस भेजा जाएगा, चेयरपर्सन को भी नोटिस भेजा जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल, हैंड डिलीवरी, ये सारे ऑप्शंस अपने पास जनरली होते हैं। और कितने टाइम पहले नोटिस भेजना है, एटलीस्ट 1 महीने पहले। ठीक है, जो भी लास्ट नोन एड्रेस हमारे रिकॉर्ड्स में है वहां पे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। और ये नोटिस के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की जो स्कीम होती है उसकी भी एक कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। एक ऑफर है कि भाई अगर आप सब अग्री करते हो तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, इक्विटी में ये चेंज करेंगे, डेट में ये चेंज करेंगे। तो स्कीम तो समझाओ इन्वेस्टर को, जिसको बुला रहे हो मीटिंग में उसको बताओ तो सही कि अगर वो आके वोट करेगा तो क्या होगा। तो उसको पूरी स्कीम की कॉपी भेजो। ऐसा नहीं आके अभी समझा दिया, 5 मिनट दे रहे डिसाइड कर लो। तो 1 महीना पहले नोटिस भेजो, उसको टाइम दो, घर पे बैठ के पढ़ेगा शांति से, सोचेगा, डिस्कशन करेगा, मन बनाएगा, फिर आएगा वोट करने। अब उसको लास्ट मोमेंट में इमीडिएट बताओगे तो बेचारे को प्लान करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है समझ ही नहीं आएगा। तो टाइम टू टाइम उसको डिटेल्स मिल जानी चाहिए, ये बेसिक स्टोरी है। कंपनी की वेबसाइट पे भी डाल दो डिटेल्स अगर लिस्टेड है तो। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, इनको भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है और इनको नहीं बताया कैसे चलेगा। तो कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स में इनकी वेबसाइट पे भी ये सब अपलोड करवाना पड़ता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना पड़ता है, एक इंग्लिश एक लोकल, मैंडेटरी है। एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में नोटिस इशू करना नेसेसरी हो जाता है, सब कंप्लायंस है। इसलिए मेन मेन वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं कि आपको लास्ट में गो थ्रू करना है तो क्विकली कर सकते हो। इसके बाद बात आ रही है सबसेक्शन 4 की। नोटिस टू प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय देमसेल्व्स और थ्रू थ्रू प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट। बोला है जब मीटिंग का नोटिस भेजते हो ना कि आप लोग को मीटिंग के लिए आना है, तो इसमें कंपलसरी है आपको बताना पड़ेगा कि वो वोटिंग कैसे कर सकते हैं। भाई मीटिंग में ही होगा या पोस्टल बैलेट का ऑप्शन है। अच्छा आप मीटिंग में नहीं आ सकते हो तो प्रॉक्सी भेज देना, ये सब बताना पड़ेगा टू द स्टेक होल्डर्स। तो प्रॉक्सी की बात नोटिस में लिखो, पोस्टल बैलेट की बात नोटिस में लिखो, क्योंकि ऐसे मैटर्स में वोटिंग पोस्टल बैलेट से कंपलसरी हो जाती है। कितना सीरियस मैटर है। अब 1,000 लोग हैं कंपनी में, फोरम बन जाती है 5 लोगों में, लेकिन 5, 10, 15 लोग मिलकर अगर इतना बड़ा फैसला कर ले तो बाकी लोगों के साथ तो फिर ये गलत हो गया। अब पॉइंट ये है कि बाकी लोग इतनी सी बात के लिए या इतने से इन्वेस्टर है छोटे से कि वो मीटिंग अटेंड करने ऑफिस में नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास शेयर कुछ थाउजेंड्स में, आने जाने में खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो फायदा क्या हुआ। बट मैटर इंपॉर्टेंट है, उनका वोट तो चाहिए। पोस्टल बैलेट कर लो ना, घर बैठे वोट कर लो, रिमोट ही वोटिंग कर लो, ऑनलाइन लॉग इन करके तो वोट दे सकते हो ना। भले आप मीटिंग के लिए मुंबई या दिल्ली या जयपुर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, घर बैठ के वोट कर लो। तो पोस्टल बैलेट का वोटिंग सिस्टम अवेलेबल है, ये नोटिस में लिखना पड़ेगा। और अगर आप खुद नहीं आ सकते मीटिंग में तो आप प्रॉक्सी भेज सकते हो, लिखना पड़ेगा, तो क्लैरिफाई करना जरूरी है। अगर इस स्कीम से किसी को ऑब्जेक्शन है तो क्या एक अकेला इंसान ऑब्जेक्शन कर सकता है। 10,000 शेयर होल्डर है कंपनी में,
9,999 एक तरफ, आप एक तरफ, मैं नहीं मानूंगा। अरे ठीक है, आप कौन हो यार? मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी का। कितने शेयर है आपके पास? पूरे 2 शेयर है मेरे पास। कितने के हैं वो? पूरे 500-500 का एक। 1,000 रुपए के शेयर। मतलब 1,000 रुपए के शेयर में इतना उछल रहे हो कि भाई आपने इतनी महंगी कंपनी का काम रुकवा रखा है, उसका ग्रोथ रुकवा रखा है, जबकि आपको समझ भी नहीं आती स्कीम में हो क्या रहा है। तो ऐसे एक दो शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट करेंगे तो हो चुका। ऑब्जेक्शन करने वाले लोग हर जगह होते हैं। कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन जेन्युइन होता है और कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन करना होता है। तो मुझे ऑब्जेक्शन करना है बस। मेरी भी कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। मतलब मैं अपने राइट्स का यूज कब करूंगा? आज ही यूज करूंगा ना बोल के। अरे क्यों ना बोल रहा है? तो मुझे नहीं पता, मेरा मन नहीं है, मतलब वाइब नहीं आ रही, ये ट्रांजेक्शन नहीं होना है, पता नहीं मर्जर क्या मजा नहीं आएगा, मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। बोले ये कौन सा रीजन है? बोले है। किसी ने बोला नहीं नहीं, अपने को राइट मिला है तो ना भी तो बोलना चाहिए, अपन हर चीज में हाँ बोल देते हैं। अरे यार ये कौन सा तरीका हो डिसीजन लेने का? जो सही है उसमें तो आपको 10 में 10 बार हाँ बोलना पड़ेगा, गलत हो तो बात करो ना। समझ आ रही है तो बात करो, बस ऑब्जेक्ट करना है, इंपॉर्टेंस चाहिए कि मेरा बोला हुआ कोई तो माने। बाकी कहीं मेरी चलती नहीं है तो मैं यहाँ चलाऊंगा अपनी। अब ऐसे लोगों को अगर आपने अपॉइंट कर दिया तो खत्म हो गया काम। बोला स्कीम का ऑब्जेक्शन करने के लिए ना कुछ क्यूमुलेटिवली एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल का होना जरूरी है, कलेक्टिव राइट्स। जब अपन बात नहीं कर रहे थे आगे, इंडिविजुअल राइट्स कलेक्टिव राइट्स, यहाँ थोड़ा सा कलेक्टिव राइट्स की कैटेगरी में जा रहे हैं। पहले बोल दिया। जो भी लोग इसके अगेंस्ट में बोलना चाह रहे हैं ना, उनके पास एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए कलेक्टिवली। तो इसमें ऐसा हुआ, एक शेयर होल्डर है जिसके खुद के पास, अकेले के पास 11% शेयर है। अब वो अपोज करे तो चलेगा, या और लोग ढूंढ के लाने पड़ेंगे? चलेगा। होल्डिंग 10% होल्डिंग बहुत बड़ा नंबर होता है भाई। तो अगर 10% होल्डिंग हम सबके पास मिला के और हम ऑब्जेक्ट करें, ठीक है, पर मेरे अकेले के पास 11% है, तो मेरा अकेले का राइट बनता है यार। 11% शेयर जिसके पास होंगे ना, वो बड़ा इन्वेस्टर होगा और सेंसिबल भी होगा। और अगर वो बोल रहा है तो फिर उसकी बात सुननी पड़ेगी, एटलीस्ट उसका ऑब्जेक्शन तो सुन लो, तो वो उसको राइट देना पड़ेगा। और अगर डेट की बात करें तो 5% एटलीस्ट आप सबके फेवर में, मतलब आप लोग उतने डेट होल्डर्स होने चाहिए कलेक्टिवली दैट यू हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 5% इन द टोटल डेट। तो कंपनी ने 1 करोड़ उठाया हुआ है, तो आप सबका मिला के कम से कम 5 लाख का तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आप लोग जाके अपील करोगे, ऑब्जेक्ट करोगे, तो आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी। अब कंपनी ने 1 करोड़ के डिबेंचर इशू कर रखे हैं, आपके पास 5,000 के डिबेंचर है, कोई रेशो ही नहीं हुआ, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। बट आप सब कलेक्टिवली अगर 5 लाख के डिबेंचर होल्ड कर रहे हो, यू कैन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसी कंडीशन। नेक्स्ट सबसेक्शन 5, नोटिस टू बी सेंड टू द रेगुलेटर्स सीकिंग देयर रिप्रेजेंटेशन। अब ये सब चल रहा है, ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन गई, ट्रिब्यूनल ने बोला चलो ठीक है, मीटिंग कर लो, सबको स्कीम भेज दी, सबको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, वोटिंग वोटिंग हो रही, सब हो रहा है। अब आप ये सोचो कि एक कंपनी के साथ कितनी रेगुलेटरी अथॉरिटी जुड़ी हुई होती है। स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी है, बाकी रेगुलेटर्स हो सकते हैं, जैसे अगर बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन में आरबीआई आ जाएगी, अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो आईआरडीए आ जाएगी, ऐसी बहुत सारी अथॉरिटीज है। इनकम टैक्स अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो क्या इनका जानने का हक नहीं बनता है कि ये सब हो रहा है? क्या पता इनमें से किसी को ऑब्जेक्शन हो, जीएसटी डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन है, यार हमारे ड्यूज का क्या होगा। इनकम टैक्स वालों को ऑब्जेक्शन है, आरबीआई बोल रही है कि यार ये फेमा के रेगुलेशन भी बीच में आ रहे हैं, इसका क्या करें। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल की ड्यूटी बनती है कि इन सबको जाके बताए कि भाई ये कंपनी के कुछ मेंबर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट जो भी है, ये लोग ऐसी स्कीम लेके आए हैं और ये लोग बात कर रहे हैं मर्जर अमालगमेशन की, कॉम्प्रोमाइज की। तो अगर आप सबको इन बात से कोई ऑब्जेक्शन हो तो मुझे बता दो, मैं ट्रिब्यूनल हूँ, मुझे बता दो, मैं यहाँ सॉर्ट करा दूंगा। एनसीएलटी इनको ऐसा बोलती है। तो इन सबको ना एक नोटिस भेजा जाता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स अथॉरिटी है, आरबीआई, सेबी, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज, लिक्विडेटर, कंपटीशन कमीशन, सबको नोटिस भेज दिया। और भी रेगुलेटर्स हो सकते हैं आपके केस में जो रेलेवेंट होंगे, ये तो टोटल लिस्ट है। तो इन सबको ट्रिब्यूनल इन्फॉर्म करेगा कि देखो ऐसा ऐसा बात आई है, अगर आप सबको कोई भी ऑब्जेक्शन है मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करो, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं आगे बढ़ू। ये डेडलाइन फिक्स कर दी। अगर ऑब्जेक्शन है तो 30 डेज के अंदर अंदर रिवर्ट करो। 30 दिन के बाद हम आपके ऑब्जेक्शन का वेट नहीं करेंगे, मान लेंगे कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, पता चला? टाइम लिमिट ध्यान रखनी है। यार इनके अप्रूवल के लिए बैठे रहेंगे कि तुम हाँ या ना बोलोगे नहीं, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, तो फिर थोड़ा पंगा है। ठीक है, रेगुलेटर्स है, बिजी होंगे, क्या पता ना रिप्लाई करने का टाइम ही ना हो। नोटिस पढ़ लिया, सीन पे छोड़ दिया, है ना? नोटिस पढ़ा, बोले रिप्लाई नहीं दिया, बोले यार होता प्रॉब्लम तो बोल देता ना, मैं अंडरस्टूड है। जवाब दे दे यार, तेरी ना भी सुननी पड़ेगी, लिख के दे कि भाई हमको प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़े। उतना टाइम ही नहीं है, तो डेडलाइन फिक्स कर दो, उसके बाद कोई अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया ना,
तो डीम टू बी एक्सेप्टेड ऐसे करके जाने देते हैं, यही होता है मोस्टली। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एफिडेविट ऑफ सर्विस। अभी पीछे बोला था एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, ये सब सर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ना जो चेयरपर्सन है ना मीटिंग का, ठीक है, कंपनी की तरफ से, उसको बोला कि भाई आपको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, अश्योरिंग दैट कि एडवर्टाइजमेंट और नोटिस के सारे रूल्स फॉलो हुए हैं। ये इनको स्टैम्प पेपर पे लिख के देना पड़ेगा, इसकी बात हो रही है। और जिस दिन मीटिंग फिक्स की है ना, उसके एटलीस्ट 7 दिन पहले ये एफिडेविट सबमिट करना है। उससे पहले कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं, उससे बाद मत करना। ठीक है, अगर डिफॉल्ट किया तो ये बात ट्रिब्यूनल को बतानी पड़ेगी कि हम लोग नोटिस इशू नहीं कर पाए, एडवर्टाइजमेंट देना रह गया। ये थोड़ा सा फेयर है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, दोनों साइड है। कितनी बार कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा जाता है, कोई भी नॉन कंप्लायंस किया हो तो लिख के दे दो, खुद ही लिख के दो कि हमने कंप्लायंस पूरा नहीं किया। आप नहीं लिख के दोगे तो ऑडिट में पता चल ही जाएगा, तो खुद ही बता दो। तो बहुत बार कंपनी को खुद इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने कंप्लायंस नहीं किया, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया। थोड़ा अजीब सी बात है, मैं खुद अपनी गलती जाके क्यों बताऊंगा, मैं तो छुपाऊंगा। बट यहाँ खुद ही बतानी पड़ेगी, आपको मेच्योरली बिहेव करना है, छोटे बच्चे थोड़ी हो, गलतियां छुपा रहे हो, अपनी मम्मी पापा ढूंढेंगे पकड़ के मारेंगे तब तक तो बचे रहोगे। वैसा तो होता नहीं, ठीक है, आंसर शीट मार्कशीट छुपा देते हैं ना अपन, मिलती नहीं, स्कूल से नहीं होता था। बहुत बार वो कैलेंडर में मार्क्स आते थे ना, फर्स्ट टर्म की रिपोर्ट आती थी, 2-4 दिन तक वो बताते नहीं थे घर पे, आ चुका है रिजल्ट लेकिन बोला नहीं। अब पता है रिजल्ट देख के मार पड़ेगी, अब कितने दिन बचोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। या तो कोई क्लासमेट की मम्मी फोन कर देगी घर पे, आपके बच्चे के क्या मार्क्स आए, अपने तो फोन का वायर भी निकाल देते हैं, 2-4 दिन फोन भी नहीं बजना चाहिए। वो भी करते थे स्कूल टाइम में, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, बचेंगे कैसे। पर फिर 2-3 दिन में मम्मी को खुद याद आ जाएगा, बोले एग्जाम हुई थी कुछ रिजल्ट नहीं आया अभी तक, ओपन हाउस होता है उसका क्या हुआ, ओपन हाउस की तारीख जा चुकी है। अपन ने बताया नहीं, स्कूल में बोल दिया मम्मी पापा बीमार है, ये है वो है, बाहर गए हैं, आएंगे तब बता देंगे, तो वो तो टल गया। जो पेपर देख के जो मार पड़ती है ना, वो अलग ही होती है ना। ओपन ओपन हाउस सबसे खराब चीज है, मतलब इतनी बेइज्जती हो जाती है ना, क्योंकि बहाना ही नहीं कर सकते ना, छुपाए कैसे, एक्सक्यूज। हाँ, एक्सक्यूज क्या दे, क्योंकि वहां तो दिख रहा है। ये तो बच्चे क्या घर पे जाके, अरे मार्क्स ही नहीं दिए टीचर ऐसी, बाकी सबको मार्क्स दिए मुझे ही नहीं दिए, या बोला बाकी सबको भी नहीं दिए, कौन देखने जा रहा है। लेकिन ओपन हाउस में तो क्या है, दिख रहा है आपके क्या करके आए हो, तो वो तो मार वहीं पड़ जाती है, फिर वो पेरेंट्स से भी कंट्रोल नहीं आता, बोला ये क्या है, मतलब कुछ लिखता भी है कि नहीं है तू, वहीं पिटाई शुरू हो जाती है। जो लगता है ये सबसे खराब दिन है तो वो निकाल लो, उसके बाद मार्कशीट छुपा लो, 2-4 दिन तक तो बचे रहेंगे अपना। वो उल्टा और टेंशन वाला माहौल हो जाता है कि कब मार पड़ेगी पता नहीं, आज पड़ेगी 3 दिन बाद पड़ेगी, इससे अच्छा पहले ही बता दो, मार खा लो, एक मैटर तो खत्म हो, पढ़नी तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, पहले ही बता दो, खुद ही मार खा लो, यहाँ तो मेच्योरिटी आ गई ना, स्कूल में नहीं हुआ, वैसी बात है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस जो है वो यहाँ पे बोली हुई है कि आपको खुद ही जाके बताना पड़ेगा। अब बात हो रही है वोटिंग की। अब जिसको नोटिस मिला है तो उसका तो वोट करने का राइट है। अभी बात हुई थी पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट पहले फिजिकली होता था, लेटर भेजते थे, प्री स्टैम्प्ड होता था, उसमें सिर्फ अपना वोट टिक करो और वो लेटर बॉक्स में वापस डाल दो या पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दो, अपने आप पहुंच जाएगा। अब इतना टाइम किसके पास है आज की डेट में, लेटर आए खोलूं पढ़ूं टिक मार्क करूं, पोस्ट ऑफिस जाऊं, मतलब घर से लेके जाना है तो लेके जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जा रहा पोस्ट ऑफिस, ठीक है, टाइम ही नहीं है। रिमोट ही वोटिंग वाला काम इजी है, क्या लिंक आता है उस पर क्लिक करो, अपनी लॉगिन डिटेल डालो, वोट क्लिक करके सबमिट कर दो। लोग इतने आलसी है वो भी नहीं करते। पोस्टल बैलेट में रिमोट ही वोटिंग डाल दिया है तो भी लोग नहीं करते। अब तो क्या कंपनी वालों को घर पे आना पड़ेगा, सर लॉगिन कर दिया, खाली क्लिक कर दो, मैं टैब टैब में क्लिक कर दो, मैं लेके जा रहा हूँ। वो होगा तो शायद लोग वोट कर दे, क्योंकि आलस का कोई लेवल नहीं है, हमें बढ़ता जा रहा है, तो इतने आलसी होते जा रहे हैं, जान पे बनाएगी ना तो भी हो सकता है लंच टाइम 1 घंटे बाद आना पॉसिबल है, तो वो हो सकता है। तो ये सब चीजें है ना, तो वोटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन वोट कर सकते हो, नोटिस आ चुका है, नहीं करोगे तो आपका प्रॉब्लम है, हमने तो मौका दे दिया। फिर क्या है, अब जो स्कीम है ना, मीटिंग वीटिंग हुई, सब डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुआ, सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो वोटिंग में स्कीम पास हो गई, मेजोरिटी ने वोट कर दिया और बोला कि चलो डिसीजन हो गया, अब आगे क्या होगा। बोला एवरी क्रेडिटर और मेंबर इंटाइटेड टू अटेंड द मीटिंग शैल बी फर्निश्ड बाय द कंपनी free of charge within 1 day on the requisition being made. A copy of the scheme of the proposed compromise or arrangement together with a copy of statement required to be furnished under section 230। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं कि जो कंपनी में मेंबर आए हैं उनका राइट है कि उनको स्कीम की कॉपी मिलनी चाहिए। वो तो ऊपर ही हो गया था ना, नोटिस के साथ भेज दी थी वैसे, तो ऐसा ये पॉइंट तभी काम आएगा जब बाकी हो, किसी को कॉपी नहीं मिली ऐसा कुछ है तो वो मांग सकता है, और 1 दिन में उसको कॉपी प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। रूल में वो वोटिंग वाली बात रिपीट की है, रिपीटेशन वाला पार्ट जाने के।
नेक्स्ट देखो, अभी तक स्टोरी पहुंची मीटिंग कंडक्ट करने की पूरी स्टोरी। ट्रिब्यूनल के पास कुछ एप्लीकेंट्स गए, ट्रिब्यूनल ने बोला डॉक्यूमेंट लेके आओ, एफिडेविट सबमिट करो। फिर सोचते हैं, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी पूछ लिया, ये लोग स्कीम लेके आए, क्या करना है। बोले चलो मीटिंग तो करो, मीटिंग का नोटिस तो पहुंचाओ सबको। नोटिस में सारी स्कीम की डिटेल दी, मीटिंग बुलाई, उसमें वोटिंग करवाया, वोटिंग के लिए पोस्टल बैलेट करवाया, रिमोट ही वोटिंग कराया, सब कुछ प्रोसीजर हो गया यहाँ तक। अब वोटिंग का रिजल्ट क्या, डिसीजन पास में तो करना है। तो डिसीजन पास होगा फेल होगा कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मेजोरिटी का वोट फेवर में आना चाहिए। मेजोरिटी के दो मतलब हो सकते हैं, या तो 50% और मोर, या 3/4। 3/4 इन नंबर, 3/4 इन वैल्यू, सारे ऑप्शन है। यहाँ पे इन्होंने बोला 3/4 इन वैल्यू इम्प्लाइड है, ज्यादा लॉजिकल वही है। देखो, 100 में से 90 लोग हाँ बोल रहे हैं, वो क्राइटेरिया सही नहीं है। वो 90 लोगों के पास होल्डिंग कितना है वो तो देखो। वो छोटे छोटे जो शेयर होल्डर होते हैं, 2-2 शेयर वाले, कलेक्टिवली वो ज्यादा दिखते हैं। लेकिन वो 5-10 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो मेजर स्टेक लेके बैठे हैं। वो बोलेंगे तुम्हारा जाता क्या है, तुम 2-5 शेयर लेके बैठे हो, तुम 100 में 70 लोग हो, तुम्हारा होल्डिंग कितना है, 5%। भाई हम लोग 5 लोग ऐसे हैं जिनका 20-20% शेयर है, 10-10% शेयर है, तो हमारा होल्डिंग तो देखो। तो 3/4 इन वैल्यू का अप्रूवल ज्यादा मैटर करता है, क्वांटिटी से मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे बोला है क्रेडिटर हो या मेंबर हो, जिनका स्टेक लगा है, क्रेडिटर के उधार के पैसे लगे हैं, मेंबर के शेयर लगे हुए हैं। तो 3/4 इन वैल्यू ऑफ द होल्डर्स, अगर ये लोग अग्री करेंगे ना, तो वो डिसीजन पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो भले 100 में से 15 लोग हैं, लेकिन इनके पास होल्डिंग 80% है, तो वैल्यू मानी जाएगी वैसा, और ये लॉजिकल है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 7, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल सैंक्शनिंग द स्कीम टू प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग मैटर्स। अब फाइनली ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास कर दिया जहां पे वो स्कीम को सैंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी वोट आ चुके हैं, ठीक है। अब उस ऑर्डर में क्या क्या होगा, वेयर द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट प्रोवाइड्स फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी, such preference shares shall be given an option to either obtain arrear of dividend in cash or accept equity equal to the value of dividend payable। ये ऑर्डर का हिस्सा होगा कि भाई ऑर्डर देते टाइम ट्रिब्यूनल ये सब बातें ऑर्डर में क्लियर कर देगा। ये जो प्रेफरेंस वाले हैं ना, जिनको आप इक्विटी दे रहे हो, उनको पूछ लिया जाएगा कि देखो आपका ना डिविडेंड का पैसा भी बाकी पड़ा हुआ है, अरियर वाला, वो डिविडेंड कैश में चाहिए कि उसके बदले भी एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर देते तो चलेगा। तो जो वो लोग बोलेंगे वैसा करेंगे। अगर वो बोले नहीं थोड़ा बहुत डिविडेंड है, क्या कैश में करेंगे, उसके भी इक्विटी दे दो ना, लॉन्ग टर्म में फायदा ही है, चलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। अगर वो बोले नहीं डिविडेंड का अमाउंट कैश में चाहिए, जो प्रेफरेंस की हमारी कैपिटल थी उसके बदले आप इक्विटी दोगे तो एक्सेप्टेबल, वो भी हो सकता है। तो ऑर्डर में वो लोग क्लैरिफाई कर देंगे कि क्या डिसाइड हुआ है। कोई भी क्रेडिटर्स के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखने हो जिससे उनको प्रोटेक्टेड फील हो, उनके राइट्स का नुकसान ना हो, तो वो लिखा जाएगा। सेक्शन 48 के हिसाब से कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है। सेक्शन 48 था वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। 48 सबसेक्शन 1, 48 सबसेक्शन 2, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, ये पढ़ा है अपन। उसमें देखा था कि आप शेयर होल्डर्स के राइट्स में चेंजेस कब कर सकते हो, कब नहीं। तो या तो आर्टिकल्स में स्पेसिफिक डिनायल नहीं होना चाहिए, या ऑफर लेटर में स्पेसिफिक डिनायल नहीं होना चाहिए। तो अगर ओपन एंडेड है कि कुछ बोला नहीं है हाँ ना, तो आप मेंबर्स के राइट्स में बाद में वेरिएशन कर सकते हो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। फिर भी अगर 10% या उससे ज्यादा होल्डिंग वाले शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्ट करे, तो उनको एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो 48(1) और 2 में ये बात हुई थी, तो उसका रेफरेंस है, तो वो क्लैरिफाई कर देंगे क्या हो रहा है। फिर बोला अगर ये स्कीम पास हो जाती है, तो जो पुराने मैटर चल रहे हैं ना कंपनीज के अगेंस्ट, पुराने एक्ट में, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट जो है बंद हो चुका है, सब आईबीसी में चला गया, एनसीएलटी में आ गया, वो सब प्रोसीडिंग खत्म है। यहाँ पे हो गया ना फैसला, ट्रिब्यूनल ने वो सारे पॉइंट कंसिडर कर ही लिए होंगे। तो जब ये अथॉरिटी सबका प्रॉब्लम सुन के सोल्यूशन दे रही है, तो पुराने कोर्ट केस का क्या करोगे, फैसला तो यही हो जाएगा, तो ये सब खत्म हो जाएंगे वैसे। डिसेंडिंग वाली बात तो आएगी लास्ट पॉइंट में, एग्जिट ऑफर दे दो डिसेंटिंग वालों को, बोलो भाई तुम 2-4 लोगों को प्रॉब्लम है ना, पैसे लेके जाओ, बाकी सबको स्कीम में आगे बढ़ने दो। तो वही पॉइंट जो अपन अभी देख रहे थे, ठीक है। अब इसी के साथ साथ करस्पॉन्डिंग रूल है, वो आप पढ़ सकते हो, उसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम लिमिट और फॉर्म नंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, पेपर वर्क करेंगे मर्जर अमालगमेशन का, चलो ठीक है, कर लेंगे फॉलो। अब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ चुका है, स्कीम अप्रूव्ड। अब जाके आरओसी को बताओ, तो बोले देखो एनसीएलटी से हम अप्रूवल लेके आ गए हैं, उन्होंने ऑर्डर भी पास कर दिया है, ये लो ऑर्डर की कॉपी, अब एग्जीक्यूशन शुरू होगा। जो आरओसी मतलब जो ट्रिब्यूनल ने बोला है वो हम करेंगे। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रिब्यूनल से आया हुआ ऑर्डर आरओसी को अपडेट करना, वैसा। तो ये सब सेक्शन 8 हो गया। दोनों अलग अलग अथॉरिटी है ना, ट्रिब्यूनल इज डिफरेंट एंड आरओसी इज डिफरेंट, तो आपको सामने से जाके बताना पड़ेगा। टाइम लिमिट है 30 डेज। फिर है ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विथ कॉलिंग ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। डिस्पेंस विथ का मतलब मीटिंग नहीं बुलाएंगे। तो जहां से बात शुरू हुई थी कि मीटिंग करनी है, मीटिंग करनी है, ट्रिब्यूनल चाहे तो मीटिंग वाला स्टेप स्किप कर सकता है, डायरेक्ट ऑर्डर पास कर दिया, जाओ इम्प्लीमेंट कर लो, ये कब हो सकता है। इसमें क्राइटेरिया है
90% इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स, अगर स्कीम को पहले ही अप्रूवल दे दे तो मीटिंग बुलाने की जरूरत ही क्या है? भाई टाइम मत वेस्ट करो, हम सब अग्री है, साइन करा लो, ट्रिब्यूनल में जाके दे दो कि सर देखो हमने तो पास कर लिया डिसीजन। तो जो 3/4 इन वैल्यू की बात हो रही थी ना, 90% इन वैल्यू वाले अग्री है, मीटिंग करने से पहले ही अग्री, म्यूचुअल अग्रीमेंट। तो क्या जरूरत है मीटिंग की? जब इतने लोग अग्री कर रहे हैं तो बहस करने की जरूरत ही क्या है? मीटिंग करोगे तो भी वहां पे भी यही बात होगी, चलो ओके डन खत्म, फॉर्मेलिटी। तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि अगर इतने लोग ऑलरेडी अग्री कर रहे हैं और राइटिंग में अपना कंसेंट दे दे तो मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं। क्लियर? कॉम्प्रोमाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक इज टू बी इन कंप्लायंस विथ सेक्शन 68। हाँ, अगर बायबैक हो रहा है तो अपना सेक्शन 68 बायबैक वाला, उसके रूल्स फॉलो होंगे। कॉम्प्रोमाइज इंक्लूड्स टेक ओवर, चलो वो तो सिर्फ इन्फॉर्म किया उन्होंने, टेक ओवर की बात तो डिटेल में बाद में करेंगे। और लास्ट, एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल बाय द अग्रीव पार्टी। अगर ये टेक ओवर के ऑफर आते हैं और टेक ओवर हो जाता है और अगर इससे किसी को लग रहा है मेरा नुकसान हुआ है, अग्रीव पार्टी, तो वो इसके अगेंस्ट एनसीएलटी में अपील कर सकता है एंड देन लेट द ट्रिब्यूनल डिसाइड कि उनको क्या डिसीजन देना। प्रोसीजरल बात है। इसके लिए फॉर्म जो भरते हैं एनसीएलटी 1, उसका नाम दे दिया। तो यहाँ आते आते ना आपका 230 पूरा कंप्लीट हुआ विथ एवरी सबसेक्शन एंड रूल। और इसको देखो नेक्स्ट पेज पे एक समरी टेबल के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, तो वो आपके क्विक रिवीजन के लिए है। इतना बड़ा सेक्शन है, इसको कट शॉर्ट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स लिखने लिख सकते हो। तो सिर्फ एक बार सबसेक्शन वाइज क्रोनोलॉजी में याद करना हो तो ये काम आएगा। तो आप घर पे जाके भी उसको रीड करोगे तो पता चलेगा। बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक कुछ नहीं समझ आ रहा? क्लियर हो गया? हाँ, एक बार पढ़ना पड़ेगा फिर से। इसके साथ एक 231 है, उसमें दो ही पॉइंट्स है, तो वो खत्म करना ही पड़ेगा तभी कंप्लीट होगा, ये उसके बाद फिर नया टॉपिक है। यहाँ पे बोला है कि ट्रिब्यूनल जो है ना, उनके पास पावर है, छोटा सा पॉइंट है। पावर ये है कि उन्होंने स्कीम अप्रूव करके आपको भेज दिया कि जाओ स्कीम इम्प्लीमेंट कर लो, बट अब उसके बाद आप क्या करते हो वो तो देखना पड़ेगा। तो ट्रिब्यूनल चाहे तो इंटरफियर कर सकती है, वो सिर्फ ये देखती रहेगी कि एग्जीक्यूशन जैसा बोला था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर कहीं ट्रिब्यूनल को बाद में ये लगा कि हमसे जो स्कीम अप्रूव करवा के गए कर कुछ और ही रहे, तो बात बिगड़ जाएगी। ट्रिब्यूनल फिर वहां पे आपकी कंपनी के वाइंडिंग का ऑर्डर भी दे सकता है कि भाई इनको ना कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना नहीं है, लिखवा के कुछ गए कर कुछ रहे, चलेगा नहीं भाई, हम जो है इनकी कंपनी बंद करने का ऑर्डर दे रहे हैं। एक्सट्रीम स्टेप हो गया ये। तो पहले तो बोला एनसीएलटी सुपरवाइज करेगा, आप काम करो, हमसे देख रहे हैं ठीक से हो रहा है कि नहीं, इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन कहीं लगा कि जो स्कीम पास करवा के गए थे, आप सोचो ये बिल्डिंग बनानी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में गए, प्लान पास करवाया कि इतने फ्लोर की इतनी बिल्डिंग बनाएंगे, तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बननी चाहिए ना। आपने सोचा बाद में कौन देखने आता है, प्लान बना दिया ना, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बाद में सर्वेयर आएगा, प्रॉपर्टी बनने के बाद चेक करेगा और प्लान से मैच करेगा, और अगर गलत होगा भाई ये नहीं चलेगा, तोड़ो इसको, इलीगल है। सेम चीज यहाँ पे, सुपरवाइज तो वो कर ही सकते हैं ना, और ऑब्जेक्शन हो तो फिर रोक भी सकते हैं इस चीज को। तो 231 में ही पावर है। लैंग्वेज वाइज सेक्शन बहुत छोटा सा है, दो ही पॉइंट है और इजी पॉइंट है। तो अगर कुछ इशू आया तो ट्रिब्यूनल आपको वार्न करेगा कि भाई ये चीज नहीं चलेगी। अगर आप चेंजेस कर देते हो स्कीम के अकॉर्डिंग तो ठीक है, पर आप नहीं करोगे तो उनके पास वाइंडिंग अप का एक एक्सट्रीम पावर होता है। बोलो, अब कंप्लीट याद है टॉपिक 230 231। पहला सेक्शन मेहनत वाला था, एक एक सब सेक्शन डिटेल में पढ़ा। आगे के सेक्शन जो आएंगे ना, उसमें सिमिलरिटी मिलेगी। तो मुझे आपको ना बाकी सारे सेक्शंस में एक एक वर्ड इतना डिटेल में लेके नहीं जाना पड़ेगा, मैं आपको बोलूंगा, आपको याद आ जाएगा, हाँ उसमें भी तो पढ़ा था, वैसी बात हो जाएगी। तो एक पहला सेक्शन टाइम लेता है क्योंकि जनरल सेक्शन है, फर्स्ट टाइम। बाकी के पीछे जो स्कीम्स है ना वो इसी फॉर्मेट पे है, तो फॉर्मेट सेम हो जाने से सिर्फ पर्टिकुलर चेंज होते हैं और वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो कल से आपको लगेगा कि हाँ स्पीड आ गई और थोड़ा इजी भी लग रहा है। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा टॉपिक में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है वैसा। कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ नहीं क्लियर हो रहा? हाँ हाँ, कनेक्टेड। हाँ, इससे कनेक्टेड ही है वो चीज। वो कंपटीशन एक्ट में जो कॉम्बिनेशन की बात हुई इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब वही है कि दो कंपनीज एक साथ मर्ज कर रही है, कितनी बार वो मोनोपोलिस्टिक हो जाती है। तो कंपटीशन एक्ट का वहाँ पे रोल ये आता है कि आप मोनोपोली की तरफ तो नहीं जा रहे हो ना, एक तो ये देखना है, और दूसरा वो होस्टाइल टेक ओवर तो नहीं कर रहे हो। मतलब आप एक इंडस्ट्री के जायंट हो,
अब डरा धमका के सबको कवर अप कर लेते हैं, वो तो नहीं हो रहा है। तो कंपटीशन कमीशन को बीच में आना ही पड़ता है जस्ट टू वेरीफाई। और बहुत बार मर्जर अमाल्गमेशन करने से पहले कंपटीशन कमीशन में एप्लीकेशन करना पड़ता है टू टेक देयर अप्रूवल। वो लोग अप्रूवल देते हैं ना, उसके बाद ही मर्जर अमाल्गमेशन आगे बढ़ता है। तो इट इज अ कनेक्टेड टॉपिक। तो वो कॉम्बिनेशन में जो आप बात कर रहे हो और जो ये चीज है वो कनेक्टेड है, वैसा वो सही। ठीक है, और कोई पॉइंट? कंप्लीट, बस आज इतना रखते हैं। इंट्रोडक्शन ही था तो आराम से देखा, अब कल फिर डिटेल में बात करेंगे।